ओके बच्चों, तो अब हमारा अगला टॉपिक है इन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों, किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक, असंख्य, अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती हैं या अपरमेय संख्या भी हो सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरमेय संख्या भी हो सकती है और अनेक परमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दो रैशनल नंबर ले लें, यानी 1 और 1 2 के बीच में, क्या ये दोनों रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर है। इनके नीचे 1 लगा दो, इनके नीचे 1 लगा दो, दोनों ही परमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे देखो p/q में बदल दिया हमने। ठीक है, तो क्या इनके बीच में परमेय संख्याएं हैं? अनेक परमेय संख्याएं हैं। ये लीजिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सब कहाँ पे है? 1 और 2 के बीच में ही तो है। अब आप कहते हो भैया ये p/q में बदल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? 12/10, इसको 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, है ना? ऐसे करते करते अनेक अपरमेय, अनगिनत परमेय संख्याएं आप बना सकते हो दो रैशनल नंबर के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच में। तो ये सब क्या है? परमेय संख्या है, जो कि 1 और 2 के बीच में है। अगर आप के पेपर में आ जाए कि 4/5, ठीक है बच्चों, 4/5 और 6/5 के बीच में परमेय संख्या निकालिए। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है? 4/5, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं हम लोग, ऊपर वाले मिटा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी परीक्षा में अगर सवाल आ गया कि 2/7 और 3/7 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या ज्ञात करें। नंबर यानी परमेय संख्या ज्ञात करें। एक ही बात है ना बेटा, रैशनल नंबर, परमेय संख्या ज्ञात करें। इस तरह से आ जाए 2/7 और 3/7 के बीच में आपके परमेय संख्या आ जाए निकालने को। तो कैसे निकालेंगे, चलो आप देखते हैं। तो सबसे पहले 2/7 और 3/7 का कुछ बड़ा रूप ले ले, मतलब एक ऐसा बड़ा रूप ले ले ताकि इन दोनों की वैल्यू तो कम ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें गैप मिल जाए। देखो 2 और 3 के बीच में कोई गैप नहीं मिल रहा, नीचे का जो है दोनों नंबर सेम है, दोनों का हर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नंबरेटर अलग अलग है, लेकिन नंबरेटर के बीच में भी गैप नहीं है। देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों के बीच में गैप निकालनी पहले, 2 के बाद डायरेक्ट 3 होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप बनाएंगे और बिना इसको छेड़े, मतलब उनकी जो वैल्यू है ना वो सेम रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही इसमें भी 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आया अगला नंबर? देखो ये आ गया 20/70, जो कि 2/7 का ही बड़ा भाई है। ये 2/7 जो है ना 20/7 के बराबर है। और यहाँ क्या आ गया, इसको हम इधर थोड़ा दूर लिख देते हैं, 30/70। तो अब आपने बच्चों देखा, ये भी किसका बड़ा भाई है? 3/7 का। यानी 3/7 और 30/70 बिल्कुल एक ही राशि है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया ताकि 20 और 30 के बीच में हमें गैप मिल जाए। अब देखिए गैप मिल गया आसानी से आपको। 20 के बाद क्या आता है? 21/70। इसके बाद क्या आता है? 22/70। इसके बाद क्या आता है? 23/70। ये इन्हीं के बीच में होगा। 24/70, 25/70, ऐसे करते करते 29/70 तक आप निकाल सकते हो। देखिए इतने नंबर निकाल सकते हो 2/7 और 3/7 के बीच में। ये सारे नंबर जो दे रहे हैं ना, ये बेटा ये सारे नंबर जो है ये 2/7 और 3/7 के बीच में ही अवेलेबल है। आपसे 5 पूछे गए हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10 तक निकाल सकते हो। और मान लो अगर आपसे और ज्यादा भी पूछे जाए तो आप 100 को गुणा कर देते, 200 और 300 के बीच में निकल जाता। ठीक है,
तो यही है, इसको बड़ा रूप बना लो, इन दोनों का क्या कर लो, बड़ा रूप। क्या लिखा लोगे, बड़ा रूप कर लोगे। हनुमान जी छोटे रूप पे होते थे और फिर बड़ा रूप कर लेते थे जब किसी समस्या को सॉल्व करना होता था। तो बिल्कुल यही है, यहाँ पर भी समस्या है 2/7 था, अब इसको बड़ा रूप ले गया 20/70 और इसका बड़ा ले गया 30/70। अब 20 और 30 के बीच में आपको गैप मिल गया, नीचे 70 सबका कांस्टेंट लगा के रखना है, सबको एक ही लगा के रखना है 70 नीचे। तो इस प्रकार से 2/7 और 3/7 के बीच में आप परिमेय संख्या निकालनी है। ओके, और एक चीज और बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपका आ रहा वो आपके बगल वाले बच्चे का भी आए या वो आपके टीचर का भी आए या फिर आपके आंसर में भी मिले। मैंने आपको पहले ही बताया कि असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जो जरूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हो परिमेय संख्या वही आपका पड़ोसी भी हो, क्योंकि ढेर सारी होती है। अब वो हो सकता है कुछ और उठा ले और आपने ये उठाया, वो कुछ और उठा सकता है, लेकिन ये श्योर है कि इस तरीके से आपको ये जो नंबर मिल रहे हैं ये 2/7 और 3/7 के बीच में ही मिलेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो क्लास 9th में ही पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में एक आपका टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं परमेयीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत काम आता है और आगे आने वाली क्लासेस में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होगा। परमेयीकरण समझ लीजिए कि आपको तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आंसर जो है आपका, कभी भी आपका आंसर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि ऊपर कुछ नंबर लिखा हो और नीचे आपका अपान में ये आ गया तो आंसर इसको ऐसे लिख दिया। नहीं, जब भी इस प्रकार से आपका आंसर आए तो इसका परमेयीकरण करना अति आवश्यक या अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि परमेयीकरण करके ही इसका आंसर दिया जाता है। कैसे, आज चलिए परमेयीकरण इसका करके दिखाते हैं आपको। परमेयीकरण का मतलब है कि नीचे वाले नंबर जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसमें से रूट का रिमूव करना, उसको रूट हटा देना, वही कहलाता है परमेयीकरण। अब यहां से जैसे √5 नीचे लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है, तो √5 को रिमूव करने के लिए सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √5 का सेम नंबर का ही आप मल्टीप्लाई करोगे तभी ये दोनों अपरिमेय मिलके एक परिमेय बन जाएगी। राइट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपरिमेय क्या होती है, जिनका रूट ना निकले। ठीक है, अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर रहेगा। और ये अपान में क्या हो जाएगा, √5 यानी अंडर रूट क्या बन जाएगा, 25, स्क्वायर रूट 25 बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर वाला तो 5 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 5, नीचे वाला क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से नीचे से 25 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो नीचे 5 आ गया, तो नीचे से क्या रूट हट गया, ऊपर लग जाए फिर चल जाएगा। ऊपर आप लगा सकते हो लेकिन नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लगाना होता है। अगर कभी भी नीचे ये स्क्वायर रूट लग जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहां से देखिए मैंने 5 रिमूव कर दिया, आप 5 काट लोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5। बिल्कुल इसी प्रकार से मान लीजिए अगर मैंने 1/√2 का लेना हो, इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो सेम √2 का ऊपर कर देंगे, सेम √2 का नीचे कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा √2/2। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक, √2 ऊपर रूट लग जाए लेकिन नीचे रूट नहीं लगना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को, नीचे से रूट को रिमूव करने की प्रक्रिया को ही हम लोग रैशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण कहते हैं। परमेयीकरण में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नीचे रूट ना होने पाए। अच्छा, रूट हटता कब है, जब सेम अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो बन जाता है, रूट हट जाएगा दोनों को ऊपर से, केवल वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, वो परिमेय बन जाएगा। ये परिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परिमेय आंसर निकल के आएगा, रूट हट जाएगा दोनों में से, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब ये तो मैंने सिंगल वाले करके दिखाया आपको कि जैसे 1/2 में लग गया, अब जैसे 3/√5 हो गया नीचे, तो बेटा इसको परमेयीकरण करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो सवाल हो गया ना बेटा, तो हल करने के लिए क्या करेंगे,
ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 और नीचे भी स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा 3√5, क्योंकि ये परिमेय है ये अपरिमेय है तो दोनों साथ में मिलकर अंदर नहीं चला जाएगा। 3 और 5 अंदर गुणा करके 15 लिख दो भाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका क्या होगा 3√5 बटे 5, ठीक, √5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये परमीकरण हो गया। तो इसमें इतना परमीकरण हो गया आपका। अब मैं आपको डबल वाले करके दिखाता हूँ, जो नीचे जो होते हैं डबल वाले आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हर में आपको दिखाया जाएगा। अब ये फार्मूला, ये सर्वसमीका है, ये आपको याद रखनी है। a प्लस बी के साथ अगर a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेपरेटली बन जाता है। ये सर्वसमीका का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए मेरे पास ये सवाल है, ठीक, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है। क्या करना है, परमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपान में हर में रूट दिख रहा है, हर में रूट दिखेगा तो इसका परमीकरण करना पड़ेगा। अब इसका परमीकरण कैसे होगा भैया, √3 के ऊपर से रूट तभी हटेगा जब √3 का ही मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है, और √2 के ऊपर से √2 तभी हटेगा जब √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कब होगा, चलिए आइए देखते हैं। 1/√3 माइनस √3 में क्या गुणा करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया कि इसको ब्रैकेट में अगर हम रख लें तो हमारे पास ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या है बीच में माइनस का। अगर हम एक a और एक b और ले आए लेकिन प्लस का ले आए तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। सोचो कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, सेपरेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि अगर हम a माइनस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेपरेटली क्या बन जाएगा बच्चा, नीचे क्या बनेगा, नीचे देखिए ध्यान से, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, वही √2 का स्क्वायर। ठीक, अब आप ध्यान रखिए कि जब भी नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर एक ही नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ओके, तो इन दोनों का ये हो गया, ये b हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऊपर वाला 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सेम नंबर ऐसे ही रहता है। बोलो बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 का गुणा √3 में, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, देखिए ऊपर वाला प्रोसेस तो ऐसे ही लिखा है मैंने, ऊपर वाला सेम ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान लगा, माइनस लगा दिया, और दोनों तरफ से ब्रैकेट मैंने हटा दिया, क्योंकि स्क्वायर खोल दिया तो ब्रैकेट हटा दिया, स्क्वायर खोलते ही रूट हट गया दोनों में से, देखिए समझ में आया। अब रूट हट गया तो ऊपर तो √3 प्लस a है, और सॉरी 2 है, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो गया रैशनलाइजेशन, है ना। ऐसे ही रैशनलाइजेशन एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये रैशनलाइजेशन समझ में आया तो अपनी कॉपी में एक बार चेक कर ले, और कुछ सवाल भी दूंगा वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए लिखा हो 1/√a प्लस √b, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चा। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अपान में रूट नहीं रख सकते, तो ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको पता है बेटा क्या करना होता है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां प्लस का है तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसा होना चाहिए, माइनस वाला, ये माइनस रखना पड़ेगा। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस का, ये दोनों नंबर सेम होंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का, ठीक। और अगर यहाँ पर माइनस का तो सेम इसी नंबर का, देखो इसको ब्रैकेट में रखो, ये इसी नंबर का ऊपर भी करेंगे, जो यहाँ है ना वही यहाँ, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका a1 में करेंगे तो ऊपर तो √a माइनस √b रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, वही √a का जो पहली वाली संख्या है उसका स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है ना, उसका स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ऊपर वाला तो यही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा, एक के ऊपर से हट गया रूट क्योंकि स्क्वायर है,
और बी के ऊपर से बढ़ गया क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आंसर हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, ऊपर रूट लगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं लगना चाहिए। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे, बस एक क्वेश्चन और, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको देखेंगे घर के करने के लिए। ठीक है, ठीक। मान लीजिए आप आ गया 3 और नीचे हो गया 2√3 माइनस क्या ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग टाइप का है ना? तो माइनस है तो आपको पता है सेम नंबर रखना है, ए पूरा यही, बी पूरा यही, सेम नंबर का मल्टीप्लाई, और ऊपर है 3, नीचे 2√3 माइनस √5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, ये नंबर सेम रहेगा, बस निशान कौन सा चेंज रहेगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √5, एक तो ये हो गया। यही सेम ऊपर भी लिख दीजिए क्योंकि लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई जो नीचे किया है वही ऊपर करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, यहां तक समझ में आया आपको? इतना लिख लिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर यहाँ माइनस का है तो ये दोनों प्लस के ही होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ माइनस का तो यहाँ पे माइनस का लगा दिए, निशान दोनों को अलग ही होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब अप्लाई किया ऊपर, तो भैया ये 3 ऐसे रख लो, ऊपर चाहो तो गुणा कर लेना, बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये देखो रैशनल नंबर है, ये 2 जो बाहर वाला है ना ये रैशनल है, तो ये 2 से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई बार बार हो जाता है। देखिए यहां पर क्या होगा, अब यहां समझने वाली बात है, ये पूरा क्या पोर्शन है ए, ये क्या है बी, तो और ये भी क्या है ए, और ये क्या है बी, तो ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां माइनस लगेगा, माइनस का निशान फार्मूले में है तो माइनस पहले लगा दो। अब ए स्क्वायर यानी ये 2√3 का स्क्वायर, फिर बी की जगह √5 का स्क्वायर। ठीक, √5 का स्क्वायर कर लिया। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो 3 का 2 में कर देंगे क्योंकि ये रैशनल है ये भी रैशनल है, तो कितना हो जाएगा 6√3। नहीं अभी मल्टीप्लाई मत करो, आप जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, ऐसे भी अगर आप आंसर दे देते हो तो हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या पता ये मल्टीप्लाई अभी नीचे जो हम करें नीचे कट जाए, इस वजह से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहां पर क्या होगा, ये 2√3 का होल स्क्वायर, इसको देखो सॉल्व करने के लिए हम यहां थोड़ा कर लेते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंदर दी गई संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 गुणे 2√3, ऐसे लिखेंगे ना बेटा। ठीक है, अब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई और अपरिमेय का अपरिमेय के साथ मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 में कर दोगे 4 हो जाएगा, और √3 का √3 में करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाता है बेटा, और फिर बाद में ये 4 और 3 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12। समझ में आया? 2 का 2 में किया 4, √3 का √3 में किया तो रूट हट गया, 3 आ गया केवल। ठीक है, अब 3 का फिर वापस से 4 में कर दोगे क्योंकि ये 2 2 4 हुआ था, 12 आ गया, तो यानी इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 12। ऐसे भी सोच सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और √3 से 3 हट गया, 4 और 3 12, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया 12, इसका किया बेटा हल हमने, ये देखो ये 12 लिखा हमने, और 12 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो आसान है, √5 गुणे √5 यानी 5 आएगा। ठीक, अब घटा देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा 2√3 प्लस √5 बटे में 7, ये होगा। चाहो तो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों के साथ लगा दोगे, इसका एक आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, और 6√3 2 का गुणा 3 का गुणा 2 के साथ 6√3 ऐसे ही, प्लस 3 इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5/7। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही आंसर करेक्ट बने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से आपको दे देता हूं करने के लिए, वो सवाल एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, चलो मैं दे देता हूं, आपके एनसीईआरटी में वैसे बहुत से सवाल मिल जाएंगे, और ना मिलते हैं तो आर.डी. शर्मा वगैरह कुछ प्राइवेट किताबें लगाया कीजिए ताकि थोड़ी मेहनत से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। ये देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/√3, और ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन 5/√7। ये 2 क्वेश्चन बहुत है, इसमें सफिशिएंट है, इसमें ऐसे कर लेते हैं
और ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, 5/√7 - √2, राइट। और तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, सॉरी चौथा है 8/2√5 - 3√3, प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और भी क्वेश्चन जो है आपको अगर चाहिए तो कमेंट्स में डालिएगा, मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो संख्या पद्धति में एक हमारा अध्याय और है जो कि क्लास 9th का है, और 8th वाले भी इसको अच्छे से सीख लेंगे। संख्या पद्धति में क्या है, घात और घातांकों का नियम, यानी लॉ ऑफ पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पावर्स क्या होती है। मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, और उसके ऊपर कोई एक पावर, ये घात लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो घात बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को पावर बोलते हैं, पावर, राइट। तो और ये क्या है नीचे, आधार, क्या है, आधार यानी बेस। तो बेस क्या होता है, ये जो नंबर है, और पावर क्या है, m ऊपर। तो आपको अभी पावर यानी घात और बेस पता चल गया, यानी 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये हो गया घात यानी पावर, और ये क्या हो गया, बेस। तो इसका मतलब होता है कि 2 का, इस पावर का मतलब होता है कि 2 का 5 बार मल्टीप्लाई। 5 लिखा है 5, अगर यह 4 लिखा होता तो 4 बार लिखते, 5 लिखा है तो 5 बार मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 32। यानी 2 की पावर 5 को हम लोग 32 लिखेंगे, या 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों। तो 2 की पावर 5, इसे पावर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेस, आधार। आधार और घात, 2 की घात 5, क्या बोलेंगे, 2 की घात 5, या 2 की पावर 5। ओके, तो बेस समझ में आ गया, और पावर समझ में आ गई हमें। अब पावर जो लिखी होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। एक चीज और बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि 36 की पावर 1/2 ऐसे लिखी होती है, 36 की पावर 1/2, तो 36 को कितनी बार लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है बेटा 36 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो 1/2 है ना, इसी को हम लोग स्क्वायर रूट का नाम देते हैं। अगर मान लीजिए 8 की पावर लिखी होती है 1/3, तो इसका मतलब होता है ये वर्गमूल हो गया, यार इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्गमूल निकालना, या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है ना, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ऐसे ही ये है घनमूल हो गया, इसको हम लोग घनमूल का नाम देते हैं, क्या देते हैं, घनमूल का। इसे क्या बोलेंगे, घनमूल। तो नाम आपको ऐसे ही पता है, क्यूब रूट, क्यूब रूट बोलेंगे इसको। आई बात समझ में, क्यूब रूट हो गया। तो ये पावर जब बटे में होती है तब हम इसको कैसे करेंगे, और ये ऐसे होती है तो इसको तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर पूर्ण संख्या में हो, है ना। और चीजें घात के नियम के अनुसार कुछ और नियम आपको जानने जरूरी है, चलिए आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। अगर मान लीजिए a की पावर माइनस में हो तो हम इसको सीधे प्लस में बनाने के लिए 1/a लिख देंगे। जैसे a की पावर -5 है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर +5। ठीक, यानी इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं, हिंदी में व्युत्क्रम या प्रतिलोम गुणनफल, प्रतिलोम गुणन, प्रतिलोम गुणज, गुणज लिख दो, गुणज लिख दो, प्रतिलोम गुणज, यानी इनवर्स, ए इनवर्स पढ़ सकते हैं इसको, ए की पावर -1 या ए इनवर्स बोल सकते हैं इसको, ए इनवर्स बोल सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/a। ऐसे ही a की पावर -5 है तो 1/a की पावर -5। अब मान लीजिए लिखा हो a की पावर -1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर 1/2, राइट। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√a, 1/2 को मैंने बताया ना √a भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पावर लिख सकते हैं। तो कुछ नियम है वो लगातार लिखते चलते हैं। घात समझ में आ गई, आधार समझ में आ गया, घात समझ में आ गई, आधार यानी बेस और पावर आपको समझ में आ गया। तो कुछ नियम हम लोग लिखते चले जाते हैं।
तो सबसे पहले पहला नियम है कि a की पावर अगर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव बनाना जरूरी होता है, तो a की पावर हो गया ये, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, दूसरा नियम क्या है, अगर बेस समान हो यानी आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणे में, ये गुणा है डॉट लगा है ना, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं बेटा, डॉट आ जाए तो भी मल्टीप्लाई माना जाता है। अगर बेस समान हो तो गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ती है, याद रखना। अगर बेस समान हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का सम कर दिया जाता है। बेस समान हो, बेस समान हो तो भाग में घाते क्या हो जाती है बेटा, घटती है। देखो a की पावर m में से n घटा देते हैं, डिवाइड में पावर घटती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे में a की पावर n, यहाँ इसका मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड में घाते ऐसे लिख सकते हैं, घट सकती है, तो इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, बेस समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस समान होना चाहिए। अच्छा, एक और लॉ है, ये तो पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथे नियम में क्या है बेटा, चौथे नियम में आपको बताया जा रहा है कि अगर बेस है ए बेस है, इसकी पावर m है और उन सब की पावर n है, तब क्या होगा, तब होगा ये जो a की पावर जो m और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। m और n का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब होल पावर भी n हो जाएगा, मतलब ये भी बेस बन गया। देखो a की पावर m बेस बन गया, उसकी पावर n हो गई। पहले a बेस था, इसकी पावर, जब a बेस था तो पावर थी n, ठीक, और जब a की पावर m बेस हो गया तो पावर क्या हो गई, n, तो पावर का सीधे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी m गुणे n कर देंगे। और इसी प्रकार से पांचवा नियम है, पांचवा नियम क्या कहता है, कहता है बच्चों, अगर दो नंबर है a की पावर m और गुणे b की पावर m, अब यहाँ पे क्या है, दोनों की बेस अलग अलग हो गया, बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की पावर एक ही लगा दो, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया बच्चों। अच्छा, एक और ले लेते हैं हम लोग, कभी भी a की पावर अगर 0 हो जाए बच्चों, a की पावर 0, तो हमेशा आंसर क्या आ जाता है उसका 1। a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 लिखेंगे। इसके अलावा और क्या हो जाए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे इसको संख्यात्मक रूप से अगर हल करना हो, ये देखो बेटा, संख्यात्मक रूप से हल करना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, चलो संख्यात्मक रूप से हल कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ लिखा हो 5 की पावर -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 यानी 25। ठीक, और यहाँ पे आ जाए क्या लिखा हो, 5 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10 प्लस 20। बेस समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 5 की पावर 30। अब इतना 30 पावर 30 बार गुणा थोड़ी ना करोगे 5 का, तो 5 की पावर 30 राइट आंसर ऐसे लिख दो। ऐसे ही मान लीजिए 3 की पावर लिखी हो 50 और डिवाइड करना हो 3 की पावर 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 50 माइनस 10। क्यों, क्योंकि भाग में घाते घटती है, घटा दिया तो 3 की पावर आ गया 40। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, आप देखते जाइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, कमेंट्स मारना है। अच्छा, अब a की पावर मान लीजिए 3 की पावर है 2 और फिर इसकी होल पावर है 8, क्या आंसर आएगा बच्चों, पावर के ऊपर पावर, तो यानी 3 2 गुणे 8। अब पावर यहाँ पे गुणा हो गया, गुणा कब होता है बेटा, जब पावर की पावर हो, ठीक है, लेकिन गुणे में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, लेकिन गुणा कब होता है, जब पावर के ऊपर पावर हो, तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 16। आप 3 का 16 पर गुणा थोड़ी ना करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 की पावर 10 है और गुणे 2 की पावर भी 10 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो बेस अलग अलग है, बेस अलग है तो बेस को एक ही ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और उनका पावर कॉमन लेके यहाँ लगा देंगे। समझ में आया, ये बात समझ में आई। देखिए a की पावर m, b की पावर m,
बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर 1 लगा दी, तो ये हो जाएगा सिंपल 6 की पावर 10। ये कब होगा? जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो। याद रखनी है ये सब बातें। अब मान लीजिए यहाँ पर 250 है और उसकी पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा? सीधे 1, कुछ नहीं लिखना, आंख बंद करके 1 लिख देना। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो घातांकों का नियम है ये आपका कंप्लीट हुआ। गुणे में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, गुणे में घाते जुड़ती है और भाग में घाते घटती है।